ओके, मैं आपके साथ एक फाइल शेयर कर रहा हूँ चैट पे। ठीक है, तो फाइल शेयर करिए। दूसरा यही वाला कोड आप खोल लो, इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड साथ में I'm also sharing the data, ठीक है। क्या? हाँ, मतलब ऑनलाइन में ज्वाइन करो, यही बस देख लो, बाकी नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लो जो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो जो पहली वाली फाइल आपके साथ शेयर करिए एसक्यूएल क्वेरी, दैट इज फॉर क्रिएटिंग द डेटाबेस एंड हमारा सारा जो डीडीएल वाले कमांड्स थे वो। दूसरा जो मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ दैट इज योर डेटा जो हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, आज हम लोग डेटा इंपोर्ट करेंगे, अलॉन्ग विद दैट वी स्टार्ट विद बेसिक डीक्यूएल, इन्हीं को यूज करके। ठीक है, सो डेटा शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। रीड कर लेता हूँ। फर्स्ट वी स्टार्ट विद, एक सेकेंड, जो हमारे MySQL का कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर है उस पे जाएंगे। उस पे जाने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये है कहाँ पे। तो हमने ये वाला कमांड चलाया, ये हमें एक लोकेशन बताता है जहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन सारी स्टोर्ड है। हमने इसे करा कॉपी और फिर हम आ गए फाइल एक्सप्लोरर पे, पेस्ट, तो एक फोल्डर खुल जाएगा। ठीक है, डन। यहाँ तक नहीं खुल रहा? तो ये वाली फाइल खोली, इसमें भी सर्च फॉर MySQL डी स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, ये वाली लाइन हमने ऐड करी। इसके बाद एक और चीज हमें देखनी है, और एक सेकेंड, ऑप्शन था आपका सिक्योर फाइल प्रिव, सर्च करोगे सिक्योर हाइफन फाइल हाइफन प्रिव, हाइफन फाइल हाइफन प्रिव। यहाँ पे अभी एक फोल्डर प्रिव, PRIV। ठीक है, सो अभी यहाँ पे फोल्डर का नाम आ रहा होगा, इसको हटा के आप बस यहाँ पे ब्लैंक डाल दो ऐसे। ठीक है, डन। इसको सेव कर दो। मेक श्योर कि ये जैसे अभी आ रहा है ना सेव एज टाइप, तो यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट, इसको ऑल फाइल्स कर दो, क्योंकि दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल, राइट। तो हमें इसे टेक्स्ट की तरह सेव नहीं करना। सेव, एरर आ रहा होगा शायद, एडमिन का वो चाहिए होता है, नहीं आ रहा। हो गया सेव, सबका सेव हो गया। टेक्स्ट में नहीं, देखो आ रहा है, एक सेकंड को। सेव के बाद ये वाला ऑल फाइल्स, इसको करने के लिए, ठीक है। सो क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वी कैन डू इट डायरेक्टली, तो हमें क्या करना होगा, आप लोग नोटपैड को पहले सर्च करो अपने कंप्यूटर्स पे, एंड देन राइट क्लिक ऑन इट, या यहाँ पे ऑप्शन आ होगा रन एज एडमिन। ठीक है, सो रन एज एडमिन कर दो, एंड देन जस्ट कॉपी दिस फाइल कंप्लीटली, या आई थिंक यहाँ पे ओपन कर लो। ठीक है, ओपन, और जो हमारा वो फोल्डर था
ठीक है, वहां पे अभी कुछ ऐसा आ रहा है, देखो समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हम लोग करते हैं ऑल फाइल्स, तो हमारी जो माई डॉट इनी वाली फाइल है वो आ जाएगी। ठीक है, इसमें बस जो चेंजेस अभी बताए थे वही डाल दो। सो वी सर्च फॉर माई एसक्यूएल डी, हमने यहाँ पे एक लाइन ऐड करी, लोकल अंडरस्कोर इन फाइल इक्वल्स टू 1। फिर हमने सर्च करा फॉर आई थिंक सिक्योर फाइल प्रेव, यही था ना ऑप्शन। ये सर्च करा, यहाँ पे अभी एक फोल्डर का पाथ आ रहा होगा, हमें वो हटा के यहाँ पे बस ब्लैंक डालना है, एम्प्टी। ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस इसको कर दो सेव। अब वो फाइल में भी ऐसे मिल जाएगा आपको जो मैंने शेयर करी है, बट द लाइन वाज आई हैव टू नेविगेट, एक सेकंड, लोकल अंडरस्कोर इन फाइल इक्वल्स टू 1, ये होगी, देखो। ठीक है, सेव हो गया अब। ठीक है, सेव करने के बाद ओपन माई एसक्यूएल, आपका हो गया रन। एक सेकंड, ठीक है, ये सेव हो गया ना फाइल, परी डन। अच्छा, आपने वाला चेंजेस कर दिया ना वैसे? परी चेंजेस कर दिए? हाँ ठीक है, ओके, पर फिर भी मतलब सेव देख लेना, ठीक है अभी के लिए। ये सेव करने के बाद वील गो बैक टू माई एसक्यूएल वर्कबेंच, यहाँ पे हम जाएंगे होम पे जाने के बाद जो हमारा प्रोफाइल है सर्वर का, उस पे करेंगे राइट क्लिक, एडिट कनेक्शन, एंड हमारे पहली टैब में जो कनेक्शन वाला टैब है उसमें कनेक्शन मेथड के नीचे आ रहा होगा एडवांस का टैब, यहाँ पे जाकर हम ये वाली जो लाइन है opt अंडरस्कोर लोकल अंडरस्कोर इन फाइल इक्वल टू 1, इसको ऐड कर देंगे। ये हमने वैसे कल भी करा था, बट इसको मतलब अगर पहले से एडेड है तो फिर डोंट ऐड इट अगेन, अदरवाइज ऐड दिस फाइल एट द एंड। ये अगेन फाइल में है जो मैंने शेयर करी ना डॉक्यूमेंट, एक सेकेंड, सो यू विल फाइंड इट ओवर हियर। ठीक है, सो अगेन होम पे गए, अपने सर्वर के प्रोफाइल पेज पे गए, एडिट कनेक्शन, राइट क्लिक करा, फिर एडिट कनेक्शन, कनेक्शन टैब में कनेक्शन मेथड के नीचे एडवांस्ड एंड अदर्स की जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है यहाँ पे हमने ये वाली लाइन ऐड कर दी। ठीक है, इसके बाद बस क्लोज कर दो, ये सेव हो जाएगा आपका सेटिंग। राइट, सो वील प्रेस द विंडोज की, वील सर्च फॉर सर्विसेज, सर्विसेज सर्च करने के बाद ये जो पूरी लिस्ट आ रही है यहाँ पे सिंपली माई एसक्यूएल सर्च कर लेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा रीस्टार्ट का, तो वी जस्ट रीस्टार्ट इट। ठीक है, ओके, अब हम जाते हैं। कूल, अब क्या करना है, अब हम एक बार ये वाला कमांड समझ लेते हैं। सो ये आपका थोड़ा मैंने इसका जो नॉर्मल सिंटैक्स है वो भी लिख दिया, बाकी हमारी अभी जो टेबल्स हम यूज कर रहे हैं उनके लिए भी लिखा हुआ है। सो ये कमांड क्या रहा है, ये आपका क्वेरी है बेसिकली, या कमांड है टू लोड डेटा फ्रॉम CSV फाइल्स इनटू MySQL। ठीक है, सो पहले आता है हमारा लोड डेटा। सो ये जो हमने सेटिंग बेसिकली करी है, तो अगेन मैं बता देता हूँ। हाँ, सो अगेन आई जस्ट एक्सप्लेन हमने क्यों करा है ये। MySQL में बाय डिफॉल्ट क्या कहता है कि ये एक ही फोल्डर से आपकी सारी फाइल्स उठाता है,
हर बारी पर वो फोल्डर एक्सेस करना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता, क्योंकि डेटा हमारे पास कहीं से भी आ सकता है, राइट। सो इसलिए हमने पहले से ही अभी से ही सेटिंग को चेंज कर दिया ताकि हम किसी भी फोल्डर से अपने सिस्टम में फाइल को इम्पोर्ट कर पाए, ठीक है। सो हमने जो क्वेरी होती है आपकी या कमांड होता है, दैट इज लोड डेटा लोकल, ये आपके कीवर्ड्स हो गए। आप अपनी फाइल का पाथ लिखोगे। सो अगर आप लोग विंडोज पर हो एंड स्पेशली फिर ऑन विंडोज 11, आप क्या कर सकते हो, आपकी फाइल जहाँ पे भी होगी उस पर सिंपली कंट्रोल शिफ्ट सी दबाना है, या फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे यू कैन सी द शॉर्टकट अगेन, ठीक है। इससे आपका पाथ विद डबल कोट्स कॉपी हो जाता है, ठीक है। सो अगर मैं देखूँ अभी, ये मैंने सेलेक्ट करा कंट्रोल शिफ्ट सी, और मैंने जहाँ पे मुझे यूज करना है वहां पे कर दिया पेस्ट। तो ये कोड्स के साथ ही मेरा फाइल पाथ कॉपी हो गया, और ये आगे जाकर भी काम आएगा वैसे, क्योंकि हम पाइथन में भी ऐसे ही कुछ काम करते हैं, ठीक है। सो हमें पाथ निकालना आ गया फाइल का। उसके बाद क्या करना है कि कंप्यूटर्स में एक आपका स्पेशल टाइप का कैरेक्टर होता है कॉल्ड एस्केप सीक्वेंसेस या एस्केप कैरेक्टर्स। एस्केप कैरेक्टर्स कैसे काम करते हैं, दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैरेक्टर्स। एक आता है आपका ये बैकस्लैश, दूसरा एक कोई भी अल्फाबेट आ जाता है, अल्फाबेट या नंबर हो सकता है। तो बेसिकली एस्केप सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, आप जो भी कीबोर्ड पे देखते हो वो हमें किसी ना किसी तरीके से दिखता है, राइट, स्क्रीन पे। जैसे अगर मैं 1 पे क्लिक करूंगा तो आई कैन सी 1, इफ आई क्लिक एंटर तो मैं देखता हूँ यहाँ पे एक नई लाइन आ गई है। पर कंप्यूटर को कैसे समझ आता है कि यार मुझे नई लाइन दिखानी है, तो कंप्यूटर उसको स्टोर करता है बैकस्लैश एन, तो ये आपका न्यू लाइन कैरेक्टर बन जाता है, ठीक है। आप देखोगे हमने न्यू लाइन कैरेक्टर यूज भी कर हुआ है अपने कमांड में। वैसे ही तो जब हम कोई भी कैरेक्टर को बैकस्लैश के साथ लिखते हैं तो कंप्यूटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इज दिस एन एस्केप सीक्वेंस या इज इट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। हमारे लिए क्या है, ये एस्केप सीक्वेंस नहीं है, ये हमारा फाइल का पाथ है। तो हमें सिंपली क्या करना है ताकि कोई एरर ना आए, हम इस पूरे पार्ट को हाईलाइट कर लेते हैं, कंट्रोल एच दबाते हैं, और हमें क्या करना है, जहाँ पे भी बैकस्लैश है उसको फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस करना है, सॉरी रिप्लेस कर, ठीक है। सो हमारे सारे बैक स्लैशेस फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट हो गए। हम लोग इस वाले पाथ को पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे जहाँ पे कह रहे हैं फाइल पाथ, ठीक है। सो हम लोग कह रहे हैं कि मेरी लोकल जो सिस्टम है, जिस लैपटॉप पे मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे इस लोकेशन पे एक फाइल है, वहां से डेटा लोड करना है इनटू जो मैंने टेबल बनाई हुई है हमारे डेटाबेस में, ठीक है। इसमें फील्ड्स डोमिनेटेड बाय का जो ऑप्शन आ रहा है, सॉरी कहाँ गया, फील्ड्स डोमिनेटेड बाय, एक सेकेंड सॉरी, हाँ सॉरी। सो फील्ड्स डोमिनेटेड बाय का एग्जाम एक सिंटैक्स आ रहा है। ये बेसिकली क्या कहता है कि आपके फाइल में डीलिमिटर्स हैं। तो हम अगर जैसे मान लो अगेन इफ आई ओपन द सीएसवी फाइल इन नोटपैड, तो आप देखोगे कि ये टैबुलर फॉर्म में नहीं आ रही, ये आ रही है ऐसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की तरह आ रही है। सीएसवी का फुल फॉर्म इज वैसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, क्योंकि सीएसवी में आपके जो डेट मतलब जो भी वैल्यू होती है वो बस एक टेक्स्ट की तरह स्टोर होती है। इसको नहीं पता कि डेट वैल्यू है, नंबर वैल्यू है, ये कहते हैं सारी मेरी टेक्स्ट वैल्यूज है। तो इसलिए कोई फॉर्मेटिंग वगैरह भी करते हैं वो भी इसमें सेव नहीं होता, इट ओनली सेव्स द वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू है। बाकी आप डेट को किस भी वे में स्टोर कर दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आप देखोगे ये टेबल फॉर्म में नहीं आ रहा, जैसे एक्सेल में तो हम वी कैन सी अ प्रॉपर टेबल फॉर्मेट, यहाँ पे वो टेबल फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे आपकी कॉलम्स आर सेपरेटेड बाय कॉलम्स, सॉरी कॉमा, ठीक है। तो ये होता है आपका डिलिमिटर कि मेरे एक एक जो कॉलम्स है अलग अलग, हाउ आर दे सेपरेटेड। कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि आपका अलग कॉलम शुरू हो गया, थ्रू दिस कॉमा। तो यहाँ पे जो हमारे पास कमांड आ रहा है फील्ड्स डोमिनेटेड बाय, हमारा डिलिमिटर बन गया कॉमा। जनरली सीएसवी फाइल्स में कॉमा ही यूज होता है, बट कभी कभी दे यूज दिस ऑल्सो। एक और एस्केप कैरेक्टर होता है विच इज बैकस्लैश टी, इसको बोलते हैं टैब। तो जब मैं जैसे अपने कीबोर्ड पे टैब दबाता हूँ तो ये 4 स्पेसेस को दिया जाती है, राइट। तो कंप्यूटर उसको कैसे देखता है, इस फॉर्म में। एंड सिमिलरली वो
जब एंटर दबाते हैं तो वो ये चीज समझता है कंप्यूटर के एंड पे। ऐसे ही और भी होते हैं बट दे आर काइंड ऑफ इररेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ यूसेज, तो इतना हमें इन डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं, बट जैसे जैसे वील यूज देम पाइथन वाले कोर्स में तो वील कम अक्रॉस, ठीक है। उसके अलावा आता है एनक्लोज्ड बाय। तो अब देखो जैसे CSV फाइल में क्या हो रहा है कि हमारी वैल्यूज जो अलग अलग फील्ड्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास, बट व्हाट इफ मेरे वैल्यू के अंदर ही कॉमा आ रहा है। जैसे अगर आप देखोगे कोई प्रोडक्ट नेम देखोगे, लेट्स से एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स 2, लेट्स से हमारा प्रोडक्ट नेम ऐसे स्टोर रखा है। अब इस वैल्यू के अंदर ही इतने सारे कॉमास आ रहे हैं, तो फिर कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि यार दिस इज वन वैल्यू एंड नॉट 3 कॉलम्स की वैल्यू। या सो इट इज एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। तो बेसिकली डबल कोट्स में जब CSV फाइल के अंदर कोई वैल्यू एनक्लोज्ड होती है तो कंप्यूटर क्या करते हैं, वो इन कॉमर्स को इग्नोर कर देता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एंड जो भी सॉफ्टवेयर में CSV हम स्टोर करते हैं वो खुद ही ये डबल कोट्स को ऐड कर देते हैं, हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब हम उस फाइल को खोलते हैं, जैसे उस डेटा को अगर मैं खोलूंगा, आई विल नॉट सी दीज डबल कोट्स, वो बस CSV के रेफरेंस के लिए होता है कि हाउ टू सेपरेट द वैल्यूज, ठीक है। सो हमने कह रखा है एनक्लोज्ड बाय डबल कोट्स, लाइंस टर्मिनेटेड बाय न्यू लाइन कैरेक्टर। सो एक सेकेंड, न्यू लाइन कैरेक्टर। सो अगेन न्यू लाइन मैंने बताया था, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ये एक लाइन लिखी, फिर एंटर हुआ, फिर हमारी दूसरी लाइन शुरू हो गई, फिर अगेन एंटर, दूसरी लाइन एंड सो ऑन। तुम्हारी एक एक जो रो है वो खत्म हो रही है बाय न्यू लाइन कैरेक्टर। सो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया न्यू लाइन कैरेक्टर। एक लास्ट हमारा कमांड है विच इज इग्नोर वन लाइन्स। इसका क्या मतलब है, हमारे फाइल में हेडर्स भी हैं, तो हमें हेडर को ट्रीट नहीं करना है एज पार्ट ऑफ डेटा। हमें ये नहीं चाहिए कि जैसे बैलेंस टाइप वगैरह लिखा है फॉर एग्जांपल, तो मैं जिस टेबल में लोड करूँ वहाँ पे बैलेंस टाइप क्रिएटेड ये सब भी आ जाए। हमको मतलब है फ्रॉम हियर ऑन, तो मुझे पहले की एक लाइन को स्किप करवाना है। सो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे इग्नोर वन लाइन्स। एंड फाइनली जस्ट टू बी श्योर कि हमारा डेटा सही तरीके से लोड हो रहा है, हमारे जो हेडर्स जिस तरीके से लिखे हुए हैं हमारी फाइल के अंदर, उसी ऑर्डर में हम यहाँ पे लिख देंगे, ताकि अगर मान लो ऑर्डर्स का डेटा है, ऑर्डर आईडी का डेटा शुड गो इन ऑर्डर आईडी कॉलम, शिप डेट का डेटा शुड गो इन शिप डेट वाला कॉलम एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? ओके, सो यू विल फाइंड ये वाले मैंने कमांड्स लिख दिए हैं, पर आपको बस ये चेंज करना पड़ेगा विच इज ओवर हियर। आपको ये फाइल लोकेशन चेंज करनी होगी, ठीक है। सो आप लोग पहले सारी ही फाइल्स के लिए लोकेशन चेंज कर लो, फिर वील मूव फॉरवर्ड, ठीक है। कूल, सो आफ्टर चेंजिंग द पाथ अब हमें क्या करना है, और ये भी कर लेना रिप्लेस बैक स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश से, ये कर लो तब तक। अच्छा मैं एक चीज समझा रहा था, फिर उसके बाद यू कैन डू दिस। बेसिकली हमने क्या करा हुआ है इस डेटाबेस में, वी हैव सेट अप प्राइमरी कीज एंड फॉरेन कीज, राइट, सब कुछ ढंग से सेटअप हो रखा है। अगर मैं ट्राई करता हूँ पहले कि यार एक सेकंड, आई नीड टू, एक सेकंड, इसको स्टार्टिंग से करते हैं। राइट, सो हमारे डेटाबेस में सारी टेबल्स में देर आर फॉरेन कीज एंड प्राइमरी कीज। अगर मैं पहले ट्राई करता हूँ कि अपनी ऑर्डर्स टेबल को पॉपुलेट कर दूँ, मैंने अपना पूरा कमांड लिख दिया, इसे रन करा, इसने कुछ इंसर्ट ही नहीं करा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 0 रोज अफेक्टेड, तो मतलब कुछ प्रोसेसिंग हुई नहीं है। सो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ ऑर्डर्स को, कुछ भी नहीं आ रहा, पर फाइल तो मेरी सही है, तो आना चाहिए डेटा यहाँ पे।
प्रॉब्लम इज कि हमारा ऑर्डर्स टेबल में देयर इज अ फॉरेन की शिप मोड आईडी का, राइट? तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या बोलता है कि अगर मेरे पास, मुझे पहले से नहीं पता कि कौन कौन सी एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं, तो मैं उनको लूंगा ही नहीं, इंसर्शन वहीं पे स्टॉप कर दूंगा। तो इन द सेंस कि अगर मैं अभी शिप मोड वाली टेबल देखो, अपनी शिप मोड्स वाली, शिप मोड्स एम्प्टी है, तो इसको कोई भी शिप मोड आईडी पता ही नहीं है। जब तक हम इसे बताएंगे नहीं शिप मोड आईडी कौन कौन से हैं, तब तक इसको पता ही नहीं होगा, तो ये इंसर्शन अलाउ करेगा ही नहीं। सो हम क्या करते हैं, पहले वी विल इम्पोर्ट द शिप मोड वाला डेटा। ये क्यों नहीं चल रहा, एक सेकेंड। ओह माय गॉड। ठीक है, पहले मैंने शिप मोड का डेटा इंसर्ट करा, यहाँ पे दिखा रहे 4 रोज अफेक्टेड। ठीक है, तो मतलब हमारी चारों रोज जो थी वो ऐड हो गई। एक बार देख लेते हैं शिप मोड में कुछ आ रहा है या नहीं। यहाँ पे अब डेटा आ रहा है पॉपुलेट होकर। ठीक है, मेक श्योर कि आपका ये जो लाइंस टर्मिनेटेड बाय है दैट इज बैक स्लैश नॉट फॉरवर्ड स्लैश, मेरा गलती से रिप्लेस हो गया था। हाँ आई थिंक इसमें हर जगह से। ओके एक सेकेंड, कंट्रोल एच। यार ऐसे करना तो नहीं चाहिए, ठीक है यार, आई गेस फिर अभी के लिए मैनुअली कर लो। हाँ ठीक है, इसलिए यूज नहीं करते मैं स्किल इंडस्ट्री में। ओके, सो आफ्टर आई हैव इंसर्टेड शिप मोड्स, राइट नाउ आई विल इंसर्ट डेटा फॉर ऑर्डर्स, क्योंकि अब इसको पता है कि कौन कौन से शिप मोड्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो अब मेरा फॉरेन की कंस्ट्रेंट फॉलो हो जाएगा। सो यहाँ पे ये करा इंटर, तो अभी दिखा रहे 5009 रोज वर इंसर्टेड, एंड इफ आई लुक एट ऑर्डर्स तो मेरा डेटा भी आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसी तरीके से हमारे सारे जो भी इंसर्शंस हैं ऑर्डर में ही लिखे हैं। पहले हमारी जो पेरेंट टेबल है वो बन रही है, जैसे सब कैटेगरीज, सब कैटेगरीज के बाद फिर भी आप प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये आप पॉपुलेट कर लो, फिर विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आई थिंक 5 मिनट शुड बी मोर देन इनफ। कूल, सो हमने अपना डेटा सारा इंपोर्ट कर लिया, एक बार ही देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द let's start with the customers table. Select all from customers. या या फिर एक्चुअली कस्टमर्स भी नहीं, ठीक है पहले। ओके, लेट्स स्टार्ट विद कस्टमर्स से ही कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, सो कस्टमर्स में आपका ये डेटा है। ठीक है, पहले भी लो सिंपल सा आपका कीवर्ड सेलेक्ट हमने कर लिया पहले से ही, एलिसिंग हमने कवर कर लिया था। जस्ट अ रिफ्रेशर ऑन एलिसिंग। अभी हमें दिख रहा है कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम एंड सो ऑन। मुझे इसको फ्रंट एंड पे, यानी कि जो मेरा रिजल्ट्स ग्रिड आ रहा है वहां पे चेंज करना है इसका नाम। तो मेरे फील्ड का नाम एज, लेट्स से मुझे इस पर रखना है कस्टमर आईडी, थोड़ा यूजर रीडेबल। फर्स्ट नेम को मुझे देखना है फर्स्ट नेम, and last name को I want to see as last name, और segment ID as segment ID. In the same script या अलग से बना लो, बस make sure you write this use superstore, क्योंकि आपके सर्वर पे तो बना हुआ है ना डेटाबेस। हाँ उसके नीचे भी कर लो।
या नए पे ही बना लो एक्चुअली वो नोट्स फिर। हाँ नया बना लो, जस्ट मेंशन दिस यूज सुपरस्टोर। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एलियासिंग का पार्ट, कि हम लोग एक कॉलम को एक नया नाम दे सकते हैं फॉर रिजल्ट्स पर्पसेस ओनली। बैक एंड में अगर मैं देखूंगा कस्टमर्स में, अभी भी मेरी फील्ड्स का नाम वही है जो पहले था, वो नहीं चेंज हुआ। ठीक है, सो वी हैव डन एलियासिंग। एलियासिंग में एज लिखना जरूरी नहीं है, तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एज, आई कैन रिमूव इट, तब भी मेरी क्वेरी काम कर जाएगी, देयर वोंट बी एन एरर। ठीक है, बट कन्वेंशन ये रहता है कि आप एज लिख ही दो, क्योंकि अगर आप एलियस को असाइन कर रहे हो, एलियस असाइन कर रहे हो मतलब, तो इन योर स्क्रिप्ट उसको सर्च करना इजी रहता है। एज एन की आपने बहुत बड़ी स्क्रिप्ट बना ली, उसमें आपको देखना है कि मैंने एक एलियस असाइन करा था प्रॉफिट का नाम, तो प्रॉफिट हो सकता है आपका कॉलम का ओरिजिनल नाम भी हो, बट समवेयर इन योर क्वेरी आपने बहुत सारे फील्ड्स बनाए, एंड देन आपने उसमें से एक फील्ड का नाम खुद से एलियस दे दिया प्रॉफिट, तो यू कैन सिंपली सर्च एज स्पेस प्रॉफिट, तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा कॉलम है। एंड आगे जाकर हम लोग दोबारा देखेंगे हाउ इट्स रेलेवेंट टू राइट एज। ठीक है, एलियसिंग के बाद हम आते हैं ऑन डिस्टिंक्ट। सो डिस्टिंक्ट आपका एक कीवर्ड है जो सेलेक्ट क्लॉज के साथ यूज होता है। इसका पर्पस ये है कि आपको जो अलग अलग वैल्यूज है, यूनिक वैल्यूज है विदाउट डुप्लीकेट्स, वो दिखा देता है। सो फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि मेरे कितने सेगमेंट आईडीज हैं, राइट। सो मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सेगमेंट आईडी फ्रॉम कस्टमर्स तो इसने मुझे क्या दिखाया कि मेरे कस्टमर्स टेबल में जो सेगमेंट आईडी कॉलम है उसमें कितनी यूनिट्स हैं विदाउट डुप्लीकेट्स। डिस्टिंक्ट काम कैसे करता है, जैसे अभी मैंने एक कॉलम लिखा है, एक ही कॉलम की डिस्टिंक्ट वैल्यूज दिखा रहा है। अगर मैं डिस्टिंक्ट के सामने एक और कॉलम लिख दूं, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम, तो आप देखोगे सेगमेंट रिपीट कर रहे हैं, सेगमेंट आईडी, फर्स्ट नेम इज नॉट रिपीटिंग, मतलब सो बेसिकली दिस कॉम्बिनेशन कॉन एलेक्स, राइट, सिमिलरली कॉन एलन एंड सो ऑन, ये इनका कंबाइंड डिस्टिंक्ट दिखाता है कि अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को एक साथ लूं तो कितने में अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है बेसिकली, इसमें ये वाली वैल्यू कॉन एलेक्स, ये वाला रो रिपीट नहीं कर रहा, एंड लाइक इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट हमेशा सेलेक्ट के बाद ही आता है। ऐसे नहीं कर सकते कि मैं सेगमेंट आईडी को नॉर्मली लिख दूं और फिर मैं फर्स्ट नेम का डिस्टिंक्ट निकाल दूं, क्योंकि वो इनवैलिड हो जाता है। सो मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड क्लास में बताया था कि इन एसक्यूएल इन एसक्यूएल आपके जो डेटा टेबल्स होते हैं, दे ऑल द कॉलम्स इन अ डेटा टेबल मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ रोज। ये पॉसिबल नहीं है कि आपके कॉलम्स में अनइवन नंबर ऑफ रोज हैं। तो अगर मैं ये लिखूंगा, इफ आई ट्राई टू राइट दिस फॉर एग्जांपल, सो यू नोटिस यहाँ पे अभी एरर ही आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट नेम में तो देर आर कितनी 793 वैल्यूज, पर डिस्टिंक्ट सेगमेंट आईडी में देर आर ओनली 3 वैल्यूज। तो फिर एसक्यूएल कैन नॉट कंप्यूट अ टेबल जिसमें एक कॉलम में देर आर 793 वैल्यूज एंड दूसरे में देर आर ओनली 3 वैल्यूज। ठीक है, वो एरर दे देगा। तो डिस्टिंक्ट नेवर वर्क्स लाइक दिस, हमेशा ये सेलेक्ट के बाद ही आता है, और ये जो भी जितने भी कॉलम्स आप ऐड करोगे सब पे ही लगता है। ठीक है, सो अगर हम इसका थोड़ा वो करके देखें, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, और ऐसे भी नहीं कर सकते कि मल्टीपल टाइम्स डिस्टिंक्ट लगा दिया, दैट इज आल्सो इनवैलिड, क्योंकि अगेन फर्स्ट नेम में देयर कैन बी मल्टीपल डिस्टिंक्ट वैल्यूज, सेगमेंट आईडी में भी देयर आर ओनली 3 वैल्यूज, राइट। सो दिस डज नॉट वर्क विद, ये हमेशा एक ही बार ही यूज कर सकते हैं अपने पूरे सिलेक्ट क्लॉज में, और ये सारे इसके बाद जितने भी कॉलम्स आते हैं उन सबके कंबाइंड वैल्यू को डिस्टिंक्ट को पे डिस्टिंक्ट लगाता है। ठीक है, क्लियर है।
कोई डाउट? ओके, स्ट्रिंग के बाद हम आते हैं ऑन ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय आपका सॉर्टिंग के लिए यूज होता है इन SQL. सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, लेट्स से वी वर्किंग ऑन ऑर्डर्स टेबल ओनली. ये चलो कस्टमर पे काम कर रहे हैं तो कस्टमर्स ही दिख लेते हैं. ठीक है, कस्टमर्स टेबल है. अब मुझे इसको सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन लेट्स से लास्ट नेम. ठीक है, सो सिंपली ऑर्डर बाय लास्ट नेम. एक तरीका है ये. एक और तरीका है, ये इसमें इनवैलिड वैल्यू क्यों होगी. एक और तरीका है कि मैं लास्ट नेम की जगह यहाँ पे लिख दूं 3. मेरा जो थर्ड कॉलम है टेबल में वो, तो इसने वैसे भी सॉर्ट कर दिया. ठीक है, यहाँ पे अगर एंड इसने सॉर्ट करा है बाय डिफॉल्ट या सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है. तो इसका एक और तरीका है, ये मैं अगेन नोट्स में लिख दूंगा ढंग से, ऑर्डर बाय का सिंटैक्स एंड ऑल, अभी बस समझा रहा हूँ. ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है हमेशा. तो आप देखोगे ये अभी आ रहा है स्पेशल कैरेक्टर एंड देन A to Z, राइट. हम इसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग DESC या फिर आई थिंक DESC NDI. अच्छा नहीं, डिसेंडिंग. ठीक है, एक और तरीका है इसमें विद ऑर्डर बाय. I can specify multiple columns as well. Let's say अब ऑर्डर से हटके हम, हाँ चलो ऑर्डर्स में ही रहते हैं. ऑर्डर्स को मैंने सॉर्ट करा बेस्ड ऑन शिप डेट. ठीक है, मैं यहाँ पे एक और चीज बता सकता हूँ कि शिप डेट के साथ साथ सॉर्टेड बाय रिटर्न की वैल्यूज. तो आई कैन राइट दिस ऑल्सो रिटर्न, या फिर मैं 5 लिख सकता हूँ कि मेरा 5th कॉलम. ये करा एंटर. तो पहले ये क्या कर रहा है, इसने शिप डेट को सॉर्ट करा. सारी शिप डेट जब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी उसके बाद इसने शिप मोड को सॉर्ट करा. तो ये आपकी नेस्टेड सॉर्टिंग होगी. सो नेस्टेड सॉर्टिंग लुक समथिंग लाइक दिस. जिससे मान लो ये हमारा डेटा है. अब इस पे व्हाट आई डू, सॉर्ट कस्टमर नेम एट लेवल. तो ऐसा हो सकता है जैसे दिस गाय, जैसे यहाँ पे आ रहा है 1 जुलाई 2012, यहाँ पे आ रहा है 15 अगस्त, राइट. पर यहाँ पे आप देखोगे 2014 भी आ रहा है. 2014 इससे पहले आ रहा है 2012 से. क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले हमने कस्टमर नेम के बेसिस पे सॉर्ट करा है. जब कस्टमर नेम की सारी वैल्यूज ऑर्डर डेट के हिसाब से सॉर्ट हो गई, देन इट मूव टू द नेक्स्ट कस्टमर नेम. फिर उसके विद इन जो सारी वैल्यूज हैं उनको सॉर्ट करो. ठीक है, तो दिस इज नेस्टेड सॉर्टिंग. पहले कस्टमर नेम से सॉर्ट हुआ, फिर ऑर्डर डेट से सॉर्ट हुआ. लाइकवाइज हम ये भी कर सकते हैं, पहले मेरी ऑर्डर डेट सॉर्ट हो जाए और फिर कस्टमर नेम सॉर्ट हो जाए. सॉरी, कस्टमर नेम कह रहा हूँ. पहले मेरी ऑर्डर डेट सॉर्ट हो जाए, नहीं सॉरी, पहले रिटर्न सॉर्ट हो जाए देन ऑर्डर डेट. तो पहले मेरी सारी रिटर्न की वैल्यू सॉर्ट होगी, विद इन 1 रिटर्न की वैल्यूज सारी मेरे ऑर्डर डेट सॉर्ट हो. ठीक है, एक और चीज हम कर सकते हैं विद ऑर्डर बाय, विच इज आई कैन टेल. इसको हम लोग ट्राई करते हैं विद कस्टमर्स, वो थोड़ा इजी रहेगा. हाँ, सो अनदर थिंग दैट वी कैन डू विद कस्टमर्स इज, सॉरी ऑर्डर बाय इज, इसमें कॉलम्स क्या कहते हैं पहले वो देख लेते हैं. ठीक है, मैं कहता हूँ इसे सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन सेगमेंट आईडी एंड देन ऑन कस्टमर आईडी. ऑर्डर बाय, ठीक है, पहले इसने सेगमेंट आईडी पे सॉर्ट करा, देन इसने कस्टमर आईडी पे सॉर्ट करा. मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा सेगमेंट आईडी है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर, एंड व्हेन आई डोंट स्पेसिफाई एनीथिंग बाय डिफॉल्ट ये इसको असेंडिंग में ही कर देता है. ठीक है, तो मैं ASC लिखूं या ना लिखूं, इट्स द सेम थिंग. ये करा. सो यहाँ पे आप देखोगे पहले कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस था.
तो पहले H आ गया इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट, एंड देन हमारा जो कस्टमर आईडी है दैट इज सॉर्टेड। तो हम जो भी फील्ड स्पेसिफाई कर रहे हैं उनके अलग अलग सॉर्टिंग ऑर्डर भी दे सकते हैं, बट दे ऑल वर्क इन कॉम्बिनेशन, मतलब नेस्टेड सॉर्टिंग ही चलती है। ठीक है, क्लियर है? एक चीज और विद ऑर्डर है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कोई टेबल का नाम बताना है इसमें? ठीक है, शिप मोड्स, ओके, शिप मोड। सो आप देखोगे इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पे शिपिंग मोड एलियस दिया है, वो ऑर्डर बाय क्लॉज में चल रहा है, बट एज अपोज टू जैसे वेयर क्लॉज हम यूज कर रहे थे, इफ आई ट्राई टू यूज वेयर क्लॉज में शिपिंग मोड, ये एरर थ्रो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार शिपिंग मोड तो मुझे पता ही नहीं कौन सा कॉलम है, बट इफ आई टाइप शिप मोड तो ये चल गया। सो दोनों में डिफरेंस क्या है कि, और ऑर्डर बाय भी चल रहा है। सो वेयर क्लॉज में एलियसेस काम नहीं करते, ऑर्डर बाय में काम कर जाते हैं, एंड दिस इज वेयर एक और हमारा अपडेट आता है। हमने डिस्कस करा था ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, सो अ माइनर अपडेट टू दैट, वी डिड सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, और अभी हमने करा है ऑर्डर बाय। तो एसक्यूएल की क्वेरी में कैसे काम करता है ये, पहले फ्रॉम क्लॉज चलता है, फ्रॉम के बाद वेयर चलता है, वेयर के बाद सेलेक्ट चलेगा, एंड देन इसके बाद फाइनली यू गेट ऑर्डर बाय। तो क्योंकि ऑर्डर बाय आपका सिलेक्ट क्लॉज के बाद चल रहा है, इसलिए एलिसेस ऑर्डर बाय में काम कर जाते हैं, वेयर में नहीं काम करते। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो फिर एक काम करते हैं, लेट्स डू अ स्मॉल एक्टिविटी। पहले तो गेट डिस्टिंक्ट फ्रॉम sorted and descending order, ये साथ साथ में करते भी रहो। I'll add 3-4 more queries, actually 3 और कर देता हूँ। और फिर प्रोडक्ट नेम्स, एंड इसमें ध्यान रखो बस कि सो व्हेन यू आर वर्किंग इन विद ऑन अ प्रोजेक्ट, आपको जैसे कोई भी क्वेरी बोली जाएगी लिखने के लिए, तो यू नीड टू एंश्योर कि आप उस क्वेरी में सिर्फ वही डेटा ला रहे हो जो पूछा गया, एक्स्ट्रा डेटा नहीं लाना। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस, वन ऑफ विच इज जैसे मान लो डेटा हैवी होता है, तो अगर आपने मान लो ये लिख दिया सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सॉरी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माय टेबल ऑर्डर बाय जो भी, राइट, प्रॉब्लम क्या होती है, हमें ऑल तो चाहिए नहीं। अगर मैं जैसे इसी की बात करूँ, ये वाला क्वेश्चन, मुझे चाहिए सिर्फ ऑर्डर डेट, मुझे बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है, राइट। तो हम लोग सिर्फ उतना ही पार्ट लेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। पहला रीजन हो गया क्योंकि डेटा हैवी होता है, तो योर क्वेरी कैन टेक टाइम टू रन। दूसरा रीजन इज कि सारा डेटा क्योंकि डेटाबेस पे स्टोर होता है,
एंड डेटाबेसेस में जो डेटा स्टोर है, इट इज यूज्ड इन लाइक ऑल द वेबसाइट्स एंड ऑल. समबडी कैन हैक इनटू द डेटा, तो उनको वहीं से सारा कुछ मिल जाएगा. अगर उसने मान लो ये आपकी जो भी पोर्टल होगा उसकी सिक्योरिटी हैक कर ली, तो उनको क्योंकि सारा डेटा दिख रहा है जो हमारी क्वेरी में रिक्वायर्ड नहीं था पर हमने फिर भी डाल दिया, तो दे कैन एक्सेस दैट डेटा. सो समथिंग लाइक इमेजिन कि आप लोग अपना बैंक का इंफॉर्मेशन वगैरह डालते हो, राइट, जब भी कुछ पे करते हो ऑनलाइन. तो इमेजिन कि बैकएंड में जो क्वेरी आती है जहाँ से वेरीफाई होता है कि आप ही का पिन है या नहीं, या जो भी ओटीपी वगैरह है, ये किसी और को भी दिख जाए. तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए जो पूरी क्वेरी बनती है बैकएंड में, इट इज मेड इन सच अ वे. पहली बात तो हैक नहीं होती वो, पहली बात तो इट इज मेड विद सिक्योरिटी मेजर्स कि वो हैक ना हो पाए इजीली. बट इवन इफ इट डज गेट हैक, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वो इतना नहीं है कि सारा कुछ ही लीक हो जाए. मतलब आपका जो भी डेटा है वो लीक नहीं होता. ठीक है, तो इसलिए भी ट्राई टू मिनिमाइज हमारी क्वेरीज कि जितना डेटा रिक्वायर्ड है हम बस उतना ही दें. ठीक है, सो या ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन. 3 और दे देता हूँ, फिर आई थिंक आज के लिए वी कैन रैप अप. या 2 चीजें और कर लेंगे फिर भी रैप अप. ठीक है, हाँ ये मैं शेयर कर दूंगा, ये अभी वाली ना. हाँ दिस आई शेयर थोड़ा प्रॉपर्ली इसमें बना के, आई थिंक 9 o'clock तक कर दूंगा. ओके, ठीक है, एक तो ये दोनों कर लो, ये स्टार्ट कर दो, मैं तब तक 3 क्वेश्चंस और बनाता हूँ. एच डी एंड ऑल्सो ट्राई टू राइट द क्वेरीज इन अ फॉर्मेटेड वे. एक ही लाइन में मत लिख देना सब, थोड़ा इस तरीके से लिख लो ताकि वो आदत भी बैठना शुरू हो जाए कि हाउ टू राइट इन अ फॉर्मेटेड वे. ठीक है, fetch the ship. एंड आई थिंक हमने वेयर क्लॉज कर रखा है, राइट. वेयर क्लॉज के क्वेश्चन दे दूंगा तो हो जाएंगे. वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर में डिस्कस कर लिया था, और हमने लाइक कीवर्ड ऑपरेटर्स भी डिस्कस कर लिए थे. एक बस रहते हैं वो हम लोग अभी कवर कर सकते हैं. एक सेकंड, फेच द दो मिनट दो. Fetch the name. Right. Okay. Can you please copy that file in the text in WhatsApp? Okay.
ये कर लो, उसके बाद हम लोग 2 चीजें और डिस्कस कर लेंगे एंड देन वील रैप अप, ठीक है? वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम।